हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आप सबका स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब डोरोथी अकेली रह गई तो उसे भूख लगने लगी, इसलिए वो अलमारी के पास गई और अपने लिए कुछ ब्रेड निकाली जिस पर उसने बटर लगाया। उसने टोटो को भी कुछ ब्रेड दे दी और शेल्फ से एक बाल्टी उठाकर वो उसे छोटे झरने पर ले गई और उसमें साफ पानी भर लिया। टोटो पेड़ों की ओर भागा और वहां बैठे पक्षियों पर भौंकने लगा। डोरोथी उसे लेने गई तो देखा कि शाखाओं पर बहुत से मीठे फल लटक रहे थे। उसने उसमें से कुछ इकट्ठा कर लिए जिससे नाश्ते में मदद हो सकती थी। फिर वो वापस घर चली गई और खुद को और टोटो को ठंडा साफ पानी पिलाने के बाद एमराल्ड शहर के सफर की तैयारी करने लगी। डोरोथी के पास बस एक और ड्रेस थी, लेकिन वो साफ थी, जो उसके बिस्तर के पास एक खूंटी पर लटकी हुई थी। ये गिलहन था जिसमें सफेद और नीले रंग के चेक थे। हालांकि कई बार धोने के बाद नीला रंग कुछ हद तक फीका पड़ गया था, फिर भी ये एक सुंदर फ्रॉक थी। प्यारी लड़की ने नहाकर साफ गिलहन पहना और अपने सिर पर गुलाबी सनबोनट बांधा। उसमें एक छोटी सी टोकरी ली और उसमें अलमारी से रोटी भरकर ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया। फिर उसने अपने पैरों की ओर देखा और देखा कि उसके जूते कितने पुराने और घिसे पिटे हैं। हम अब कभी लंबे सफर को नहीं जाएंगे, टोटो उसने कहा, और टोटो ने अपनी छोटी छोटी काली आंखों से उसके चेहरे की ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाकर दिखाया जैसे वो जानता है कि लड़की क्या कह रही है। उसी समय डोरोथी ने मेज पर चांदी के जूते पड़े देखे जो पूरब की चुड़ैल के थे। उसने टोटो से कहा, मुझे ताज्जुब होगा अगर वे मेरे पाव में सही से आएंगे। ये घिस नहीं सकते, इसलिए लंबे सफर में काम आने वाली चीज है। उसने अपने पुराने चमड़े के जूते उतारे और चांदी के जूते पहने जो उस पर इतने अच्छे लगे जैसे कि वे उसके लिए ही बनाए गए हों। फिर उसने अपनी टोकरी उठाई। उसने कहा, आओ टोटो, अब हम एमराल्ड सिटी जाएंगे और ग्रेट ओज से पूछेंगे कि फिर से कैंसस कैसे वापस जाएं। उसने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और चाबी सावधानी से अपनी फ्रॉक की जेब में रख ली और फिर टोटो के साथ शांति से उसके पीछे चलते हुए उसने अपनी यात्रा शुरू की। आसपास कई सड़कें थी, लेकिन उसे पीली ईंटों वाली सड़क ढूंढने में देर नहीं लगी। कुछ ही समय में वो एमराल्ड सिटी की ओर तेजी से चल पड़ी। उसके चांदी के जूते कठोर पीली सड़क पर खनक रहे थे। सूरज चमक रहा था और पक्षी मधुर गायन कर रहे थे। डोरोथी को उतना बुरा नहीं लगा जितना एक छोटी लड़की जो अचानक अपने देश से दूर एक अजीब देश के बीच में फंस जाए तो महसूस करेगी। चलते चलते वो ये देखकर हैरान थे कि ये देश कितना सुंदर है। सड़क के किनारों पर साफ सुथरी बाड़ें थी जो सुंदर नीले रंग में रंगी हुई थी और उनके पार भरे पूरे अनाज और सब्जियों के खेत थे। जाहिर तौर पर मंचकिंस अच्छे किसान थे और बड़ी फसलें उगाने के काबिल थे। कभी कभी वो किसी घर के पास से गुजरती थी और जब वो गुजरती थी तो लोग उसे देखने के लिए बाहर आते थे और सिर झुकाकर प्रणाम करते थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये वही है जिसने दुष्ट चुड़ैल को खत्म करके उन्हें बंधन से मुक्ति दिलाई थी। मंचकिंस के घर दिखने में अजीब थे क्योंकि हर घर गोल था। छत पर एक बड़ा गुम्बद था। सभी को नीले रंग से रंगा गया था क्योंकि पूर्व के इस देश में नीला सबका पसंदीदा रंग था। शाम के समय जब डोरोथी अपनी लंबी सैर से थक गई और सोचने लगी कि उसे रात कहाँ गुजारनी चाहिए तो वो बाकियों की तुलना में बड़े घर में आई। सामने हरे लॉन पर बहुत से स्त्री पुरुष डांस कर रहे थे। 5 छोटे सारंगी वाले तेज आवाज में बजा रही थे।
लोग हंस रहे थे और गा रहे थे। वहां पास की एक बड़ी मेज मीठे फलों, मेवों, पाई, केक और खाने की कई अच्छी चीजों से भरी हुई थी। लोगों ने डोरोथी का प्यार से स्वागत किया और उसे डिनर के लिए और उनके साथ रात बिताने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि ये घर देश के सबसे अमीर मंचकिंस में से एक का था और उसके दोस्त दुष्ट चुड़ैल के बंधन से अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। डोरोथी ने भरपेट खाना खाया। अमीर मंचकिन, जिसका नाम बोक था, खुद उसका इंतजार कर रहा था। फिर वो एक सेट पर बैठ गई और लोगों को नाचते हुए देखने लगी। जब बोक ने उसके चांदी के जूते देखे तो उसने कहा, तुम जरूर ही एक महान जादूगरनी हो। क्यों? लड़की ने पूछा। क्योंकि तुम चांदी के जूते पहनती हो और तुमने दुष्ट चुड़ैल को मार डाला है। इसके अलावा तुम्हारी फ्रॉक में सफेद रंग है और केवल चुड़ैलें और जादूगरनी ही सफेद रंग पहनती है। डोरोथी ने उसकी सिलवटों को ठीक करते हुए कहा, मेरी ड्रेस नीले और सफेद रंग की है। बोक ने कहा, इसे पहनना आपकी महानता है। नीला मंचकिंस का रंग है और सफेद चुड़ैल का रंग है, इसलिए हम जानते हैं कि आप एक मिलनसार चुड़ैल है। डोरोथी को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर क्या कहे, क्योंकि सभी लोग उसे डायन समझ रहे थे और वह अच्छी तरह से जानती थी कि वो तो बस एक साधारण छोटी लड़की थी जो एक चक्रवात के कारण एक अजीब देश में आ गई थी। जब वो डांस देखकर थक गई तो बोक उसे घर में ले गया, जहां उसमें उसे एक सुंदर बिस्तर वाला एक कमरा दिया। चादरें नीले कपड़े से बनी थी और डोरोथी उनमें सुबह तक आराम से सोती रही। टोटो उसके बगल में नीले गलीचे पर लेटा रहा। उसने सुबह भरपेट नाश्ता किया और एक छोटे मंचकिन बच्चे को देखा जो टोटो के साथ खेल रहा था और उसकी पूंछ खींचकर शोर करता था और इस तरह हंस रहा था जिससे डोरोथी को बहुत मजा आया। टोटो सभी लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी कुत्ता नहीं देखा था। ये एमराल्ड सिटी यहाँ से कितनी दूर है? लड़की ने पूछा। बोक ने गंभीरता से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां कभी नहीं गया। लोगों के लिए ओस से दूर रहना ही बेहतर है, जब तक कि उनका उसके साथ कोई काम ना हो। यहाँ से एमराल्ड सिटी के लिए एक लंबा रास्ता है और इसमें तुमको कई दिन लगेंगे। वहां का देश खुशहाल और सुखद है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले तुमको ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक जगहों से गुजरना पड़ेगा। इससे डोरोथी को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन वो जानती थी कि केवल ग्रेट ओज ही उसे फिर से कंसास पहुंचने में मदद कर सकता है। इसलिए उसने बहादुरी से वापस न लौटने का संकल्प लिया। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और फिर से पीली ईंट वाली सड़क पर चल पड़ी। जब वो कई मील चली गई तो उसने सोचा कि वो आराम करने के लिए रुकेगी और इसलिए सड़क के किनारे बाड़ की ऊंचाई पर चढ़ गई और बैठ गई। बाड़ के पार एक बड़ा मक्के का खेत था। कुछ ही दूरी पर उसने एक बिजुका देखा जो पक्षियों को पके हुए मक्के से दूर रखने के लिए एक खंभे पर रखा हुआ था। डोरोथी ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिका ली और बिजुका को गौर से देखने लगी। इसका सिर पुआल से भरा हुआ एक छोटा सा बोरा था, जिसका चेहरा बनाकर उस पर आंखें, नाक और मुंह रंगे हुए थे। एक पुरानी नुकीली नीली टोपी जो किसी मंचकिन की थी उसके सिर पर रखी हुई थी और बाकी शरीर कपड़े का एक नीला सूट था, घिसा पिटा और फीका, जिसमें पुआल भी भरा हुआ था। पैरों में नीले रंग के टॉप के साथ कुछ पुराने जूते थे, जैसा कि इस देश में हर आदमी पहनता था, और ये आकृति उसकी पीठ पर लगे डंडे से मकई के डंठल के ऊपर उठाई गई थी। जब डोरोथी बिजुका के अजीब रंगे हुए चेहरे को ध्यान से देख रही थी तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी एक आंख धीरे धीरे उसकी ओर झपक रही थी।
उसने पहले तो सोचा कि उसको वहम हुआ है, क्योंकि कैंसस में कोई भी बिजू का कभी आंख नहीं झपकता। लेकिन तभी उस आकृति ने फ्रेंडली ढंग से उसकी ओर सिर हिलाया। फिर वो बाड़ से नीचे उतरी और उसके पास चली गई, जबकि टोटो खंभे के चारों ओर दौड़ा और भौंकने लगा। गुड डे, बिजुका ने भारी आवाज में कहा। आपने बोला क्या? लड़की ने आश्चर्य से पूछा। बिजुका ने उत्तर दिया, हेलो, आप कैसी हैं? डोरोथी ने प्यार से उत्तर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, आप कैसे हैं? बिजुका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि कौवों को डराने के लिए रात दिन यहाँ बैठे रहना बहुत मुश्किल है। क्या तुम नीचे नहीं उतर सकते? डोरोथी से पूछा। नहीं, ये खंभा मेरी पीठ में फंसा हुआ है। अगर आप प्लीज खंभा हटा देंगी तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। डोरोथी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस आकृति को खंभे से उठा लिया, क्योंकि भूसे से भरी होने के कारण वह काफी हल्की थी। बिजुका ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो जमीन पर लेट गया। अब मैं एक इंसान की तरह महसूस कर रहा हूँ। डोरोथी इस पर हैरान थी, क्योंकि एक भूसा भरे हुए आदमी को सुनना, बोलते हुए और चलते हुए देखना अजीब लग रहा था। बिजुका ने पूछा, तुम कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर उसने खुद को फैलाया और जम्हाई ली। लड़की ने कहा, मेरा नाम डोरोथी है और मैं ग्रेट ओज से मुझे कैंसस वापस भेजने के लिए कहने के लिए एमराल्ड सिटी जा रही हूँ। उसने पूछा, एमराल्ड सिटी कहाँ है और ओज कौन है? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? वह हैरान होकर बोली। नहीं, सचमुच मैं कुछ नहीं जानता। आप देख रही हैं, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, उसने उदास होकर उत्तर दिया। डोरोथी ने कहा, ओह, मुझे आपके लिए बहुत खेद है। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ इमराल्ड सिटी जाऊं तो वो ओज मुझे कुछ दिमाग देगा? वो बोली, मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। अगर ओस तुम्हें कोई दिमाग नहीं देगा तो भी तुम्हारी हालत अब से बदतर तो नहीं होगी। बिजुका ने फुसफुसा कर कहना शुरू किया, हाँ, ये सच है। तुम देख सकती हो, मुझे अपने पैरों और बाहों और शरीर को ठूसने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे चोट नहीं लग सकती। अगर कोई मेरे पैर की उंगलियों को कुचलता है या मुझ में पिन चुभाता है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मूर्ख कहें, और अगर मेरे सिर में दिमाग के बजाय भूसा भरा रहेगा, तो मुझे कुछ भी कैसे पता चलेगा? जैसा कि आपको पता लगता है। छोटी लड़की, जिसे वास्तव में उसके लिए दुख था, बोली, मैं समझती हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मैं उससे आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए कहूंगी जो वो कर सकते हैं। धन्यवाद, उसने एहसानमंद होकर उत्तर दिया। वे वापस सड़क पर चले गए। डोरोथी ने बार पर चढ़ने में उसकी मदद की और वे एमराल्ड सिटी के लिए पीली ईंट के रास्ते पर चल पड़ी। पहले तो टोटो को उसका पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं आया। उसे भरे हुए आदमी के चारों ओर से ऐसी गंध आ रही थी, मानो उसे शक हो कि भूसे में चूहों का घोंसला हो सकता है, और वह अक्सर बिजुका पर अजीब तरीके से गुर्राता था। डोरोथी ने अपने नए दोस्त से कहा, बुरा मत मानना, ये टोटो कभी नहीं काटता। बिजुका ने उत्तर दिया, ओह, मैं नहीं डरता, वो भूसे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे आपकी ये टोकरी ले लेने दीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं थक नहीं सकता। उसने आगे चलते हुए कहा, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, दुनिया में केवल एक ही चीज है जिससे मैं डरता हूँ। डोरोथी से पूछा, वो क्या है? मंचकिन किसान जिसने तुम्हें बनाया। बिजुका ने उत्तर दिया,
नहीं, वो है एक माचिस। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये कहानी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।